आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो दोनों में अपन डिफरेंस देख लेते हैं। इधर हम कर देते हैं प्रोकैरियोट कोशिका और इधर हम कर देते हैं यूकैरियोट कोशिका। दोनों में अंतर देखते हैं। तो पहला अंतर देखिए, मैं कहा था प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी व आद्य कोशिका है, सबसे प्राचीन, और ये जो है वो बड़ी है, वह विकसित है। दूसरा अंतर देखते हैं, इसमें सुसंगठित केंद्र का अभाव है। सुसंगठित केंद्र का अभाव। इसके अलावा इसके अंदर केंद्रिका का भी अभाव होता है और अन्य जो झिल्लीयुक्त कोशिकांग है उनका भी अभाव होता है। इसके अंदर ये जो सुसंगठित केंद्रक है वो उपस्थित है और अन्य झिल्लीयुक्त कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। तीसरा अंतर हमने पढ़ा है, जो इसके अंदर जो डीएनए होता है उसके साथ स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, जबकि इसके अंदर डीएनए के साथ स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, उपस्थित होती है। चौथा अंतर देखते हैं, इसमें जो आपकी स्टोन प्रोटीन तो होती नहीं है, लेकिन कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन्स होती है इसके अंदर, कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन। अब स्टोन प्रोटीन है तो ये अमीनो अम्ल की बनी हुई है, तो इसमें कुछ अमीनो अम्ल है जैसे ट्रिप्टोफैन व टायरोसिन अधिक मात्रा में होते हैं। तो इनमें कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन होती है स्टोन की जगह, इनमें ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन की अधिक मात्रा पाई जाती है, जबकि इनमें स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। स्टोन प्रोटीन है उसमें आर्जिनिन अमीनो अम्ल की व लाइसिन की अधिकता होती है, ये इनकी अधिकता होती है। 5 अंतर देख लेते हैं अपने। इसमें डीएनए की जो मात्रा है वो काफ़ी कम होती है, जबकि इनमें डीएनए की मात्रा अधिक होती है। छठी चीज़ देख लेते हैं अपन। ये जो डीएनए है इनका वो गोल होता है, लगभग कम भी होता है और हमेशा अगुणित मिलेगा, अगुणित जिसको एन कहते हैं, जबकि इसके अंदर जो डीएनए होता है वो रेखीय या सर्पिलाकार भी हो सकता है और ज़्यादा होता है मात्रा में, और अगुणित भी हो सकता है और द्विगुणित भी पाया जा सकता है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 7 नंबर पे कि ये ज़्यादातर एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय, लेकिन जैसे हमने कहा बीजीय है ये बहुकोशिकीय होता है, ये अधिकांश बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन इसका जो एक जैसे प्रोटिस्टा है उसमें कुछ एक कोशिकीय पाए जाते हैं। देखिए बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे अपवाद आएंगे, इसमें बायोलॉजी को अपवादों का विज्ञान भी कहते हैं। 8वां अंतर देखते हैं अपन कि इनकी जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड, इस म्यूकोपेप्टाइड को पेप्टिडोग्लाइकेन या इसको म्यूरिन भी कहते हैं। म्यूकोपेप्टाइड जिसको पेप्टिडोग्लाइकेन भी लिखते हैं और म्यूरिन भी लिखा जाता है, इसकी बनी होती है। जबकि इनमें पादपों जैसे जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में तो जो सेल वॉल है वो एब्सेंट रहती है, नहीं मिलेगी, जबकि प्लांट्स के अंदर ये पाई जाएगी। अब प्लांट्स के अंदर जो हरे पादप है उसमें देखो या तो ये बनी रहेगी सेलुलोज और पेक्टिन की, जो हमारे जो हरे प्लांट्स होते हैं। कुछ डाइटम है, तो डाइटम के अंदर देखो सेल्यूलोज प्लस सिलिका की बनी रहेगी, सिलिका के कणों का जमा होता है। कुछ जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, फ्लैजिलेट्स, उसके अंदर सेल्यूलोज तो होता ही होता है प्लस पेक्टिन ज़्यादा होता है, तो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है डायनोफ्लैजिलेट। कवक जो होते हैं जो बिना परिणत के होते हैं उनमें ये काइटिन की बनी होती है, क्योंकि काइटिन एक अपन पढ़ेंगे शर्करा का एक बहुलक है, एनएजी की इसमें अधिकता होती है। इसके अलावा जैसे कुछ प्रोटोजोआ है
इसके अंदर प्रोटोजोआ में जैसे एक युगलिना है, उस युगलिना में पर्णहरित तो पाया जाता है, वर्णक पाए जाते हैं, लेकिन सेल वॉल नहीं होती है। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड कवक है, स्लाइम मोल्ड कवक जिसको अवपंक कवक कहते हैं, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं। इसकी अपने बताया कि इसकी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। लेकिन कुछ जैसे जीवाणु होते हैं जिनको आर के जीवाणु कहते हैं, आर के जीवाणु सबसे पुराने जीवाणु है ये। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो प्रोटीन की भी बनी हुई थी। इसके अलावा इनमें एक ग्लाइकोप्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी ये बनी हुई थी। नेक्स्ट इसके अंदर की बात कर लेते हैं। इनकी जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में श्वसन संबंधी एंजाइम्स होते हैं, ये इसकी एक बड़ी विशेषता है। और ये जो कोशिका झिल्ली है, इसके अंतर्वलन से यानी अंदर की तरफ फोल्डिंग होकर अंतर्वलन से मीसोसोम बनाती है। मैंने पढ़ा था कि इसमें मीसोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये इसमें मीसोसोम होते हैं। मीसोसोम का निर्माण कोशिका झिल्ली के द्वारा ही किया, अंदर फोल्डिंग करके किया जाता है। इसमें श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं। हालांकि माइकोप्लाज्मा जो है उसमें मीसोसोम नहीं होते हैं। बीजीय नीलगिरी शैवाला उसमें मीसोसोम की तरह दूसरी संरचनाएं जैसे उनमें लेमिलोसोम होते हैं। मीसोसोम की तरह क्या होते हैं? लेमिलोसोम। जबकि इनकी बात करें तो इनमें कोशिका झिल्ली के अंदर कोई श्वसन एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। मीसोसोम अनुपस्थित होते हैं। मीसोसोम की जगह कौन होता है इनमें? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो मीसोसोम नहीं होते हैं, बल्कि मीसोसोम की जगह माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन अंतर की बात कर लेते हैं। नंबर इनमें झिल्लियुक्त कोई भी कोशिकांग नहीं है, ये हमने पढ़ा था, बल्कि इसमें झिल्लियुक्त सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें रसधानी एब्सेंट रहती है, लेकिन वायुरिक्तिका उपस्थित होती है, कुछ में ये पाई जाती है। जबकि इनके अंदर है वो रसधानी पाई जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इनमें जो राइबोसोम होते हैं, हमने पढ़ा था इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं। वो राइबोसोम 17 प्रकार के होते हैं। जो कि ये जो राइबोसोम होते हैं ये या तो मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य में पड़े रहेंगे या कोशिका झिल्ली से अटैच रहेंगे या जुड़े हुए रहेंगे। अगर इनकी अपन यूनिट की बात करें तो 17 राइबोसोम में 2 यूनिट से बना होता है, 50S और 30S। कई बार ये होता है कि दो राइबोसोम जुड़कर 17 जुड़कर डाइमर बना लेते हैं। इसके 2 राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो डाइमर बना लेते हैं। उसकी जो इकाई होती है वो 100S की पाई जाती है। ये डाइमर है वो 100S का होता है। ये S अपन राइबोसोम में पढ़ेंगे तब आपको ये समझ आएगा। जबकि इनमें जो है वो आपके मुख्यतः 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम 17S, इसके अलावा 17S भी पाया जाता है। और इस 17S का राइबोसोम में ये हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 17S 80S तो होता ही है, 17S भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा हमारे जो स्तनधारी है, स्तनधारी का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें देखा गया है कि उसमें 55S राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अगर 80S राइबोसोम के अपन यूनिट की बात करें तो ये बना होता है 60S से और 40S से। और 55S की बात करें तो ये बना होता है 35S से और 25S से। तो अगर हमें जोड़ेंगे तो जैसे 100 होता है, ये 80 है, तो आप इस तरह से कन्फ्यूज मत होना। ये अलग अलग इसकी यूनिट है और ये अवसादन
पर डिपेंड करती है। जब राइबोसोम पढ़ेंगे तब आपकी ये डिटेल में अपन इसको समझेंगे। आप इतना समझोगे सी राइबोसोम जो ये संपूर्ण राइबोसोम है और इसके ये यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। ये 50S बड़ी यूनिट है, ये 30S छोटी यूनिट है। अगर इसका डायमर बने जैसे 80S और 80S मिलकर बने तो उसमें तो बन रहा था जैसे 17 100S का, और 80S मिलकर बनाते हैं तो इसमें 120S का डायमर बनाते हैं, यानी दो राइबोसोम जुड़कर 120S का डायमर बनाते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन इसका अंतर। नेक्स्ट 12वां अंतर, इसमें जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन वो असूत्री प्रकार का होता है, यानी बिना व्यवस्थित विभाजन के। तर्कु तंतु इनमें नहीं मिलेंगे, तर्कु तंतु अनुपस्थित रहते हैं। जबकि हम यूकेरियोट जो कोशिका है उसमें असूत्री भी होता है, समसूत्री भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी पाया जाता है, यानी तीनों प्रकार का इनमें कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट की बात करें, प्रोकैरियोट कोशिका का एक बहुत बड़ा गुण है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इस प्रक्रिया से ये मुक्त नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल देते हैं, तो इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है, जबकि यूकेरियोट में यह नहीं होता है। इनके अंदर प्लाज्मिड पाए जाते हैं जो वह का कार्य करते हैं अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जबकि इनके अंदर ऐसा नहीं होता है। इनके अंदर लैंगिक जनन है, विकसित लैंगिक जनन है वो नहीं पाया जाता है, जबकि हमारी यूकेरियोट कोशिका के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें देखिए एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, जो विभिन्न प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है, जैसे आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो इन तीनों का निर्माण करने वाला केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज इनके अंदर पाया जाता है, जबकि हमारी यूकेरियोट कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, जिनके अंदर देखो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट होता है, वो आरआरएनए का निर्माण करेगा। आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड होता है वो एमआरएनए का निर्माण करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो टीआरएनए का निर्माण करेगा। तो इनको याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो आरएमटी का निर्माण करता है, यानी हमारे अंदर यूकेरियोट के अंदर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं जो अलग अलग आरएनए का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं 20। इसमें जो ये एमआरएनए होता है ना, ये एमआरएनए ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो यानी बहुत सारे सिस्टोन इसके अंदर पाए जाते हैं, जबकि हम यूकेरियोट्स के अंदर ये मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। मोनो का मतलब है एक, तो ये मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए पाया जाता है। इसकी अगर हमें नेक्स्ट इसके जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें इसका उदाहरण है मोनेरा जगत, और इसके उदाहरण आ जाते हैं देखो यूकेरियोट कोशिका के अंदर। हम देख लेते हैं हमारा जो प्रोटिस्टा, इसके अलावा हमारे जो फंगस थे, फंजाई थे, प्लांट्स इसमें आ जाते हैं, और एनिमल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अपने की प्रोकैरियोट कोशिका का देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोट कोशिका बहुत ही सिंपल प्रकार की कोशिका होती है। इसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली अंतर इस तरह से फोल्डिंग करके जगह जगह से मीसोसोम का निर्माण करती है। इसमें श्वसन संबंधी एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे एक अपन जीवाणु कोशिका की बात कर लेते हैं, तो जीवाणु एक प्रोकैरियोट कोशिका है। तो जीवाणु में कोशिका झिल्ली मीसोसोम का निर्माण कर रही है, कहलाते हैं मीसोसोम। इसके अंदर बहुत सारे श्वसन एंजाइम भरे हुए रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोशिक बाहर की तरफ जीवाणु में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर और बाहर की तरफ एक स्लाइम लेयर या संपुट पाया जा सकता है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा रहता है। तो इसमें बिल्कुल नग्न डीएनए, ये देखिए नग्न डीएनए है, नग्न न्यूक्लिक अम्ल है, कोई इसके ऊपर के अंदर के आवरण नहीं है। इसके अंदर राइबोसोम्स पड़े रहते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आरएनए भी पाया जाता है, वो आरएनए होता है 70 इस प्रकार का।
इसके अलावा इस जो जीवाणु वो जो गमन करते हैं उसमें लंबे लंबे से तंतु होते हैं जिनको फ्लैजिला बोलते हैं, फ्लैजिला। कुछ फ्लैजिला से बहुत छोटे छोटे लघु तंतु जैसी रचनाएं होती है इसके चारों ओर, शरीर के चारों ओर। इनको बोलते हैं फिम्ब्री। ये इनको क्या कहते हैं? फिम्ब्री। ये फिम्ब्री क्या करती है? चट्टानों से या जहाँ पर भी इनको भोजन मिलता है उस भोजन के स्थल से चिपक जाते हैं, ये चिपक जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फ्लैजिला से छोटे और इन फिम्ब्री से बड़े कुछ रोम और पाए जाते हैं जिनको लिंगी रोम कहते हैं, लिंगी रोम। तो इनमें लिंगी रोम्स होते हैं, छोटे फिम्ब्री होते हैं और फ्लैजिला जो इनको गति कराने में सहायक है, गमन या गति कराने में सहायक होते हैं। तो ये एक सिंपल बैक्टीरियल सेल्स होती है। अपने चलिए एक विशेष पदार्थ की बात कर लेते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, ये देखो, इसको हमने कहा था कि हम इसको क्या कहते हैं? म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड भी कह सकते हैं या इसका एक नाम और है म्यूरिन। ये म्यूरिन, ये प्रोकैरियोटिक सेल का प्रमुख घटक है, उन्हें उसका निर्माण करता है। ये जो जाल के रूप में पाया जाता है और किससे बना होता है? ये शर्करा प्लस प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल के, तो इनसे ये बना हुआ होता है। इसमें जो शर्करा है उसमें मुख्यतः दो शर्कराएँ होती है, एक तो होती है NAG और दूसरी होती है NAM। दो घटक होते हैं NAG और NAM। ये NAG का पूरा नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसमिन, एन एसिटिल ग्लूकोसमिन, और इसका होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक अम्ल। तो ये दोनों शर्कराएँ हैं, शर्करा के घटक हैं। और जो प्रोटीन के जो अमीनो एसिड होते हैं वो दोनों मिलकर क्रॉस लिंक्ड होकर यानी शर्करा और जो अमीनो अम्ल है वो क्रॉस लिंक्ड होकर इस म्यूकोपेप्टाइड का या पेप्टिडोग्लाइकेन का निर्माण करते हैं। चलिए कुछ प्रोकैरियोट जो कोशिका है उसके प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ आवरण पढ़ते हैं, विशेष आवरण, और उनके कुछ रूपांतरण भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं, देखो कुछ आवरण पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बाहर एक जटिल रासायनिक पदार्थ का आवरण होता है, रासायनिक पदार्थ का आवरण, और ये 3 स्तरीय होता है, 3 स्तरीय कोशिका का आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। जटिल रासायनिक आवरण है जो 3 स्तरीय होता है जिसको अपन कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स भी कहते हैं। ये जैसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकेलिक्स है, ये इसके अंदर कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे आवरण पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकेलिक्स ये सभी मिलकर प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। ये 3 आवरण हो गए, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकेलिक्स। ये ग्लाइकोकेलिक्स जो है, ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है ये अलग अलग जो जीवाणु होते हैं उनमें अलग अलग मोटाई का होता है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें ये, जैसे एक जीवाणु है इसमें ये बहुत ढीली ढाली परत के रूप में होता है, ढीली ढाली परत के रूप में। जब ये एक ढीली परत के रूप में होता है तो हम इसको कह देते हैं औपंग परत। क्या कह देंगे इसको? औपंग परत या स्लाइम लेयर कह देते हैं। तो कुछ जीवाणुओं में स्लाइम लेयर पाई जाती है जो ग्लाइकोलाइसिस की ढीली परत होती है।
कुछ जीवाणुओं में क्या होता है कि ग्लाइकोकेलिक्स है वो एक मोटा और कठोर आवरण बना लेती है, मोटा और कठोर आवरण। तब इसको हम क्या कह देंगे, कैप्सूल कह देंगे। ये इसको कह देंगे संपुटिका, कैप्सूल या संपुटिका कह देंगे, इसको कैप्सूल कह देंगे। कुछ में ये तो इसकी हो गई, ये इसके ग्लाइकोकेलिक्स की पार्ट है। नेक्स्ट अपना थोड़ा पढ़ लेते हैं कि प्रोकैरियोट है उनकी जो कोशिका झिल्ली है, अभी हमने चर्चा की थी कि कोशिका झिल्ली जब अंतर्वलित होती है, इसके अंतर्वलन से क्या बनते हैं, मीसोसोम्स भी बनते हैं। क्योंकि देखो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं, तो इनको कॉन्ड्रियोइड्स भी बोलते हैं, इनको कॉन्ड्रियोइड्स भी कहा जाता है। इनका फैलाव जो मीसोसोम होता है वो, इनका फैलाव या इनका अंतर्वलन वो अलग अलग टाइप का होता है। ये पुटिका की तरह भी हो सकते हैं, या नलिका की तरह भी हो सकते हैं, या किसी पटलिका की तरह भी होते हैं। तो ये 3 तरीके से फैलाव होता है इनका, पुटिका की तरह, नलिका की तरह और पटलिका की तरह। ये जो मीसोसोम होते हैं, इन कार्य क्या करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है इनका, जैसे इसमें एक तो हमने कहा था कि इसमें श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये श्वसन में मदद करेगा। इसके अलावा ये सेल वॉल का निर्माण, इसके अलावा डीएनए की पुनरावृत्ति करने, और इस पुनरावृत्ति की जो इस डीएनए की जो कॉपी बनी, उस कॉपी को संतति में ट्रांसफ़र करने का काम भी करता है, ट्रांसफ़र करने में सहायता करता है। यानी मीजोसोम का श्वसन संबंधी एंजाइम होते हैं, श्वसन काम करेगा। इसके अलावा कोशिका भित्ति के निर्माण का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के निर्माण में ये मदद करता है, इसके डीएनए के पुनरावृत्तिकरण में, और उसकी जो डीएनए के बाद जो कॉपी बनी नई डीएनए की, उसको संतति में ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि कुछ जो प्रोकैरियोट है जैसे नीलहरी शैवाल है, उनके साइटोप्लाज्म में कुछ वर्णक मिलते हैं, इनको अपन कहते हैं वर्णकी लवक, या इनको कहते हैं क्रोमेटोफोर्स इनके अंदर पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जो जीवाणु होते हैं जो चलायमान जीवाणु होते हैं, उनके अंदर उनके सेल के बाहर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला, बताया था फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको बताया कि ये जो जीवाणु है, जो जीवाणु चलनशील होता है उसके तो बाहर पाए जाते हैं फ्लैजिला, जो फ्लैजिला नहीं है तो इसका मतलब वो चलायमान नहीं होगा। इसी तरह से इसके चारों ओर छोटे छोटे लघु शंकु पाए जाते हैं, इन लघु शंकु को कहते हैं फिम्बरी, क्या कहते हैं, या इसको कहते हैं झालर। तो ये झालर क्या करते हैं, जो ये जिस स्थान पर रहता है या पानी के अंदर रहता है, तो वहाँ पर उस चट्टानों से या जो पोषक पदार्थ हैं उससे चिपकने में सहायता करते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ विशेष रोम और पाए जाते हैं, जिससे इनको कहते हैं अपन लिंगी रोम, इसको कहते हैं पिल्लाई। ये लिंगी रोम क्या काम करते हैं, जब एक कोशिका दूसरी कोशिका के पास आती है तो संयुग्मन होता है, तो संयुग्मन के समय दो सेल आपस में चिपकने में मदद मिलती है, आपस में चिपकने में इनको मदद मिलती है, किसकी सहायता से, लिंगी रोम या पिलाई की सहायता से। तो ये जो रोम होते हैं या पिलाई, तो ये मुख्यतः पाए जाते हैं ग्राम नेगेटिव
जीवाणुओं में। चलो आज के लिए इतना बहुत है। अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।